हेलो माय डियर एनसीईआरटी लर्नर्स, ए वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आई होप आप बहुत अच्छे रहोगे, स्वस्थ और तंदुरुस्त रहोगे। मेरा नाम है हसन और आज हम देखेंगे ऐसे इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक जिसका नाम है सेल। तो देखो, द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज नोन एज सेल। तो वर्ल्ड में जितने भी सारे क्रिएशन एग्जिस्ट करते हैं, सबका एक कॉमन चीज रहता है, उसका ही नाम कहा जाता है सेल। मतलब सेल एक ऐसा चीज है जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में जितना भी हम लिविंग थिंग्स देखते हैं उसके अंदर एक सेल एग्जिस्ट करता है। तो हमारे वर्ल्ड में जो लिविंग थिंग है वो मेनली टू किंगडम क्लासिफिकेशन, मेजर किंगडम है, दैट इज एनिमल किंगडम, अनदर इज प्लांट किंगडम। तो एनिमल किंगडम में जितना भी सारे एनिमल एग्जिस्ट करते हैं उनके अंदर सेल रहता है, और जितने भी प्लांट एग्जिस्ट करते हैं उन सब के अंदर भी सेल रहता है। इसका मतलब प्लांट्स और एनिमल को अगर हम कंपेयर करें तो उनमें एक कॉमन पॉइंट निकलता है जिसका नाम होता है सेल। तो इसीलिए कहा गया सेल आर द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो लाइफ बनने के लिए सबसे बेसिक और फंडामेंटल यूनिट क्या चाहिए माय डियर स्टूडेंट? सेल। ठीक है, अभी मेरे जहन में एक क्वेश्चन आया, तुम बताना जरा, दुनिया में एक ऐसा भी एनिमल एग्जिस्ट करता है जो कि सेल से बना ही नहीं है, जिसका बनावट सेल जैसा है ही नहीं? ये चीज तुम कमेंट में बताना मुझे, देखते हैं कितने बच्चों को इसका आंसर पता है। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं सीक्वेंशियली हमारा बॉडी कैसे बना है। तो हमारा बॉडी पहले एक सेल से बना है। देखो, हम प्रीवियस क्लास में डिस्कशन किए थे कि जाइगोट कैसे बनता है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट मिलकर जाइगोट बनाते हैं। तो जाइगोट क्या रहता है? एक सिंगल सेल रहता है। मतलब तुम पैदा होने के टाइम एक सिंगल सेल थे, मतलब यू आर द माइक्रोस्कोपिक वन। इसके बाद धीरे धीरे माइटोसिस मियोसिस होकर सेल डिवीजन होकर कंटिन्यू सेल डिवीजन होकर धीरे धीरे एक कंप्लीट बॉडी बनता है। तो वो सेल डिवीजन कैसे होता है? देखो, पहले एक सिंगल सेल रहता है, सिंगल सेल रहता है, उसको सेल बोला गया। फिर टिश्यू किसे कहा गया? कलेक्शन ऑफ सेल आर नोन एज टिश्यू। तो कलेक्शन ऑफ सेल आर नोन एज क्या? टिश्यू। तो सेल सबका कलेक्शन को ही टिश्यू बोला गया। और अगर हम टिश्यू सबको कलेक्ट कर दे तो वही बोला जाता है एक ऑर्गन बोला जाता है। ऑर्गन इन द सेंस हमारा आंख हो गया, हमारा हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, ये सब एक एक ऑर्गन है। ये ऑर्गन सब मिलके ही एक बॉडी बनाता है। समझ में आ गया इतना? सेल को मिलके टिश्यू, टिश्यू मिलके ऑर्गन, ऑर्गन मिलके एक कंप्लीट बॉडी बन जाता है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं डिस्कवरी सबके बारे में कि कौन कौन क्या क्या डिस्कवर किया है। तो ये चीजें हमें पता है कि सबसे पहले सेल को कौन डिस्कवर किया? रॉबर्ट हुक डिस्कवर किया, और नामकरण भी वही किया है। ये बंदा ही नामकरण किया है, सेल का नाम यही दिया है। तो डिस्कवर और नामकरण कौन किया? रॉबर्ट हुक किया, 1665 में किया। तो फिर लिविंग सेल के बारे में कौन बोला? ये तो सेल के बारे में डिस्कवर कर दिया। ये कौन सा सेल को लिया था? एक नॉन लिविंग डेड सेल को लिया था। लिविंग सेल को कौन फास्ट इजाद किया? लुएनहुक, एडवर्ड लुएनहुक लिविंग सेल को फास्ट डिस्कवर किया इन द ईयर ऑफ 1670। देखो, मैं सीक्वेंशियली लिख दिया हूं जिसके थ्रू तुम्हें समझ में आ जाए। 1665 ये है, फिर नेक्स्ट बंदा है 1674, ये क्या है? लिविंग सेल को डिस्कवर किया। फिर आ गया नेक्स्ट, न्यूक्लियस इन सेल। सेल के अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। ये चीज को कौन डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर किया 1831 में। समझ में आ गया? फिर प्रोटोप्लाज्म डिस्कवर बाय पुरकिंजी, ये चीज याद रख रहे ना, 1839। फिर आ गया सेल थ्योरी डिस्कवर बाय। सेल थ्योरी अभी होता क्या है? ये कौन कौन है? ये स्वेल्डिन एंड स्वान है, दो बंदे हैं जो कि 1839 में सेल थ्योरी को बनाए थे। सेल थ्योरी होता क्या है? जो कि मैं स्टार्टिंग में बताया तुम्हें। देखो, तो अगर हम ऐसे थ्योरेटिकली पढ़े तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। तुम चीजों को समझो। मैं क्या बोला था? सेल कैसे रहता है? दुनिया में जितना भी एनिमल लिविंग थिंग एग्जिस्ट करते हैं वो सबके अंदर सेल प्रेजेंट है। तो सेल थ्योरी भी यही कहता है कि जितने भी सारे लिविंग थिंग प्रेजेंट है उन सब के अंदर ये एक कॉमन यूनिट है जिसको सेल बोला गया। यही रहता है सेल थ्योरी। ठीक है, फिर आ गया ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम ए प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये किसने बोला था? ये बोला विर्च्यू। कौन सा ईयर में बोला था? ईयर ऑफ 1885। ये चीज तुम याद रख लिए है ना। और लास्ट में आ गया इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। ये कब डिस्कवर हुआ? 1940। इसके बाद से माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड का इजाद हो गया। माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड मतलब सेल क्या है? सेल के अंदर भी कुछ कुछ रहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या रहता है? साइटोप्लाज्म क्या रहता है? न्यूक्लियस क्या रहता है? देखो, ये तो डिस्कवर करके चला गया रॉबर्ट हुक सेल। देखो, उसके बाद 1940 के बाद से हमें पता चला कि सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, ये सारी चीजें उसके बाद धीरे धीरे आई। कब आई? जब इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप आया। तो इसीलिए ये एरा के बाद का एरा को क्या बोला जाता है? हम एंटर किए माइक्रोस्कोपिक एरा का वर्ल्ड में। ठीक है, जिसमें कि हम माइक्रोस्कोपिक चीजों को समझते हैं, चीजों को जानते हैं कि कैसे होता है, सेल क्या रहता है, जिसकी वजह से हमें ये कंप्लीट नॉलेज हुआ कि सेल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट रहता है और वो सब कैसे फंक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। मैं थोड़ा साइड उड़ जा रहा हूं, तुम स्क्रीनशॉट ले लो इस चीज का। तो ये हो गया डिस्कवरी
डिस्कवरी के बारे में कि कौन कौन क्या क्या चीज डिस्कवर किया। अभी हम शुरुआत करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या रहता है, वो सेल कैसे बनता है, सेल के अंदर क्या क्या रहता है और उन सब का फंक्शन के बारे में। देखो ये वीडियो दो पार्ट में होने वाला है। पहला पार्ट में हम देखेंगे सेल मेम्ब्रेन जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोला जाता है, फिर देखेंगे सेल वॉल के बारे में, फिर हम साइटोप्लाज्म के बारे में देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अदर पार्ट्स, गोल्गी बॉडी क्या होता है, न्यूक्लियस कैसे काम करता है, क्योंकि ये एनसीईआरटी में इसे बहुत इन डेप्थ दिया गया है। और एक बार तुम अगर सेल का कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर दिए तो उसके बाद का चीजें बहुत आसान हो जाएगी। क्लास 10 में जाने से हम देखेंगे क्रेब्स साइकिल कैसे होता है, कहां पर होता है, C3 साइकिल कहां होता है, ये सारी चीजों के बारे में हम फ्यूचर में देखना पड़ेगा। तो अभी हम बेसिक सेल के बारे में समझ जाएंगे तो तब आगे चल के हमें आसानी होगी। 10th बात करें, +2 का बात करें, आगे जितना भी हम पढ़ेंगे उसमें ये सेल हमें बहुत हेल्पफुल करेगा। तो हमें बेसिक चीजें पता होनी चाहिए कि सेल का फंक्शन होते कैसे। अभी शुरुआत करते हैं हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन जिसको कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोला जाता है, ये चीज याद रखे रहना। सेल मेम्ब्रेन जिसको क्या बोला जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। तो ये सेल मेम्ब्रेन क्या है, सेल के ऊपर चारों तरफ एक पतला कवरिंग, एक पॉलीथीन टाइप का कवरिंग रहता है, वो कवरिंग को ही क्या बोला जाता है, सेल मेम्ब्रेन। सेल के ऊपर एक थिन लेयर रहता है, उसको बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन। एक बेसिक सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो तुम्हारे मम्मी तुम्हें देंगे एक झोला देंगे और जा बाबू बाजार लेके आ, तो वो क्या करोगे तुम, वो झोले में ही सब सामान रखोगे। तो ये झोला क्या किया, देखो ये चीज याद रखो, ये झोला क्या किया, तुम्हारा झोला का काम है सारी चीजों को एक जगह जमा कर रखना, उसको एक शेप देना, बाहर की चीजों से प्रोटेक्ट करना और बाहर का कुछ भी इंजुरी से इस चीज को बचाना। यही सेम काम रहता है सेल मेम्ब्रेन का भी। तो सेल मेम्ब्रेन क्या रहता है, सेल के ऊपर का एक पतला कवरिंग रहता है जो कि सारी चीजों को पूरा एक जगह पे रखता है। साइटोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियस हो गया, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, लाइसोसोम, ये सारी चीजों को एक जगह में एक पर्टिकुलर शेप प्रोवाइड करता है सेल मेम्ब्रेन। शेप प्रोवाइड किया, दूसरा में प्रोटेक्शन किया, तीसरे में क्या है, ये एक तो देखो ये क्या है, ये फ्लेक्सिबल विथ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मतलब पारदर्शी। इसका मतलब क्या है कि अभी मैं एक सेल बना दूं यहां पे, तो ये क्या करेगा कि बाहर की चीजों को और अंदर से बाहर और बाहर से अंदर अपने खाना को आदान प्रदान करने का हेल्प करेगा। इसका मतलब क्या है, अगर क्या है कि देखो सेल क्या कंज्यूम करता है, सेल फूड कंज्यूम करता है, वाटर कंज्यूम करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, देखो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं, कंज्यूम करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम किया, फिर सेल कंज्यूम करेगा वाटर को, फिर फूड एंड मिनरल को कंज्यूम करेगा, और जो वेस्ट मटेरियल है वो वेस्ट मटेरियल को बाहर भी निकालने का काम करता है, यही हमारा सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू से ही ये तीनों चीजें अंदर जाती है और वेस्ट मटेरियल के थ्रू ये सारी चीजें बाहर भी आती है। तो अंदर बाहर का काम सेल मेम्ब्रेन करता है। तो ये सेल मेम्ब्रेन अंदर बाहर चीजों को कैसे करता है, ऐसे तो नहीं कि सारी चीजों को अंदर ले लेगा, तो ये तो वायरस भी आ जाएगा तो वायरस भी अंदर अटैक कर देगा सेल के अंदर, तो फिर सेल को तो बचने का चांसेस पॉसिबल नहीं होगा अगर वायरस अटैक कर देगा। तो वो क्या वो ये जो सेल मेम्ब्रेन क्या करेगा, ये एक लॉ अप्लाई किया, लॉ ऑफ डिफ्यूजन बोल के। अब ये लॉ ऑफ डिफ्यूजन होता क्या है, जिसको ऑस्मोसिस भी बोला जाता है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं ऑस्मोसिस के बारे में। कोई सा भी चीज हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन में ट्रैवल करने से उसको ही ऑस्मोसिस बोला जाता है। मैं बताऊं तो तुम अपने हाथ में अगर एक आइस क्यूब को रखोगे तो तुम्हारा हाथ का टेम्परेचर क्या है, गर्म है। आइस का टेम्परेचर क्या है, आइस क्यूब का ठंडा। देखो आइस क्यूब को तुम फ्रीज में रखोगे तो वो मेल्ट नहीं होगा, लेकिन तुम अपने हाथ में रख दोगे तो वो मेल्ट हो जाएगा। क्यों होगा, तुम्हारे बॉडी का टेम्परेचर वो कूल टेम्परेचर में फ्लो हो गया, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा बॉडी हीट था और वो लो टेम्परेचर था। तो हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर जब वो फ्लो होगा तो उसके वजह से क्या होगा, धीरे धीरे वो जो बर्फ है वो पिघलना शुरू हो जाएगा। तो लॉ ऑफ डिफ्यूजन तीन ठोस मेजर चीज है, एक हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक। ये टर्म बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो देखो बहुत आसान है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या कहता है, फॉर एग्जांपल मैं बताऊं तो अगर तुम एक ग्लास में एक किशमिश लेके डाल दोगे और उसको रात भर रख दोगे तो वो क्या करेगा, वो किशमिश चारों तरफ का पानी को एब्जॉर्ब करेगा और फूल जाएगा। तो किशमिश थोड़ा फूल गया वाटर एब्जॉर्ब करके। तो ये कैसे हुआ, देखो यहाँ पर मैं दिखाया हूं। हाँ देखो ये रहा हमारा एक ग्लास। तो ग्लास के अंदर पानी है, इसमें क्या होगा, ये हायर कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब बाहर की तरफ पानी बहुत ज्यादा है, किशमिश में पानी है नहीं। तो किशमिश में क्या है, लो टेम्परेचर है, ये बाहर क्या है, हाई टेम्परेचर। तो वाटर कैसे फ्लो होगा,
हाई टू लो टेम्परेचर में फ्लो हुआ, इसको ही बोला गया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो किशमिश का एग्जांपल याद रख रहे ना, तो एक ग्लास ऑफ वाटर में तुम अगर एक किशमिश डाल दोगे तो रात भर में वो फूल जाएगा, क्योंकि किशमिश में वाटर नहीं, जो ग्लास है उसके चारों तरफ क्या है, पानी है, तो वो कॉन्सेंट्रेशन हाई हो गया और किशमिश का कॉन्सेंट्रेशन लो हो गया। जब हाई टू लो होगा तो तब जाके क्या होगा, एक चीज का फ्लो होना शुरू होगा। हो गया, समझ में आ गया? तो इसको ही बोला जाएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। फिर आ गया आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो आइसोटोनिक में क्या होता है कि एक लिमिटेड टाइम के बाद वो जो किशमिश तुम डाले रहोगे वो फूलना बंद हो जाएगा। क्यों बंद हो गया? देखो, जब अंदर का कॉन्सेंट्रेशन और बाहर का कॉन्सेंट्रेशन सेम हो गया, मतलब अंदर भी जितना किशमिश में पानी है बाहर भी उतना ही आ गया, तो एक टाइम के बाद वो फूलना बंद हो जाएगा। और एक एग्जांपल भी ले तो अगर एक स्पॉन्ज को तुम अगर पानी में डालोगे तो स्पॉन्ज में पानी नहीं है, पानी में डालोगे तो वो सारा पानी को एब्जॉर्ब कर देगा। कब तक? एक लिमिटेड टाइम तक। ठीक है, अगर स्पॉन्ज में पानी भर गया तो उसके बाद वो एब्जॉर्ब करना बंद कर देगा, तो वही बोला जाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ऐसा टाइम जिसके बाद से और वो एब्जॉर्ब करना हाई टू लो जाना बंद हो गया। इसका मतलब क्या है? यहाँ का कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू अंदर का कॉन्सेंट्रेशन हो गया, इसको ही बोला गया आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हो गया क्लियर? ये दो टर्म क्लियर हो गया। लास्ट आ गया हाइपरटोनिक। देखो, हाइपरटोनिक मतलब जब हम ज्यादा गुस्सा होते हैं तो ज्यादा गुस्सा होने से ज्यादा पसीना बाहर निकलता है, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, अंदर का चीज बाहर निकल जाएगा। अगर तुम एक अंगूर को धूप में ले जाकर सुखा दोगे, सुखा देने से फिर शाम तक में क्या हो जाएगा, वो थोड़ा सिकुड़ जाएगा। क्यों सिकुड़ा? क्योंकि एनवायरमेंट में पानी कम है और अंगूर में पानी ज्यादा है, तो ये हाई टू लो में फ्लो हो गया। हो गया, क्लियर हो गया? तो ऐसे तो हाइपर से तुम याद रखो कि तुम ज्यादा हाइपर होने से तुम्हारा अंदर का बॉडी का वाटर जो है वो पसीने के थ्रू बाहर निकल जाएगा, तो इस वजह से ये अंदर का चीज बाहर निकल गया, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हो गया क्लियर इतना? ये तीनों, पहले आ गया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जो कि बाहर से अंदर जाता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में मूवमेंट नहीं होता, फिर आ गया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो कि बाहर। हम नेक्स्ट देखते हैं एंडोसाइटोसिस क्या होता है। देखो, सेल मेम्ब्रेन में एंडोसाइटोसिस भी एक चीज है जो कि एनसीईआरटी में दिया गया है एंडोसाइटोसिस के बारे में। तो एंडोसाइटोसिस क्या होता है? ये क्या करता है? ये एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो ये बाहर का एनवायरनमेंट से फूड को एब्जॉर्ब करता है। मतलब ये जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है, अगर सोचो कि यहाँ पर एक फूड आके रुक गया, देखो मैं यहाँ पर एमोइबा का एग्जांपल लिया हूँ। देखो, एमोइबा का एक ही सेल रहता है, तो वो खाना कैसे कंज्यूम करेगा? देखो वो कैसे करता है कि ये यहाँ पर अगर फूड मटेरियल आके रुक गया तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे अपना सेल को इलोंगेट करेगा, इधर से बढ़ाएगा, इधर से बढ़ाने के बाद ये जो फूड है उसको अंदर लेके चला जाएगा और वो अपना फूड का रिक्वायरमेंट फुलफिल करेगा। इसको ही बोला जाता है एंडोसाइटोसिस। हो गया? सेल मेम्ब्रेन में यही सारे टर्म्स है जो कि बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। अभी क्लियर हो गया? तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? फिर आ गया एंडोसाइटोसिस, मतलब बाहर से सेल फूड मटेरियल को अंदर एब्जॉर्ब कर देगा। तो ये ह्यूमन में भी होता है, ये चीज भी तुम याद रख लेना। तो यही था कंप्लीट सेल के बारे में। देखो यहाँ पर मैं लिख दिया हूं, वाटर गेन एंड स्वेल अप, पानी को गेन करेगा, फूल जाएगा। इसमें क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। और इसमें क्या करेगा कि अंदर का पानी बाहर चला जाएगा, क्योंकि अंदर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा। हो गया क्लियर? अभी हम देखते हैं सेल वॉल के बारे में। तो सेल वॉल क्या होता है? वॉल ऊपर का एक हार्ड सरफेस रहता है प्लांट में। एनिमल में सेल वॉल क्यों नहीं होता? क्योंकि एनिमल एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है। देखो क्या होता है एक्चुअली कि जितने भी सारे लिविंग थिंग एग्जिस्ट करते हैं, आज भी हम जितने भी सारे लिविंग थिंग देखते हैं, वो सारे चीजें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को अपना चुके हैं। इसका मतलब क्या है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट क्या होता है कि नेचर से कंपीट करना, नेचर से फाइट करके जो एनिमल बचे व जो प्लांट बचे, वही प्लांट और एनिमल को आज हम देख पा रहे हैं। अगर हम ह्यूमन अगर अपना ब्रेन को यूज नहीं करके हम अगर सर्वाइव करना नहीं सीखते तो हम नहीं बचते। तो ऐसे ही करके प्लांट क्या किया, तो प्लांट उसके चारों तरफ, सेल के चारों तरफ एक थिक लेयर कर दिया, एक मोटा सा चारों तरफ लेयर कर दिया। क्यों किया? देखो, प्लांट बेचारा क्या करेगा, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाएगा। हम तो है कि अगर शेर आ गया, कि भालू आ गया, कि और भी कुछ जानवर आ गया, हम तो भाग लेंगे, लेकिन प्लांट तो बेचारा एक जगह में ही रुकना है। वो चाहे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, तो वो क्या करा, अपने चारों तरफ एक थिक लेयर बना दिया सेल के चारों तरफ। तो जिसके थ्रू क्या होगा, जितने भी टाइप ऑफ आउटर एनिमल है आके उसको खाने का ट्राई करेंगे तो नहीं होगा। देखो मतलब सेल वॉल क्या होता है, ह्यूमन बॉडी में क्या, अगर हम ऐसे स्क्वीज करें तो ये दब जाता है ह्यूमन बॉडी, क्योंकि इसमें क्या रहता है, ह्यूमन बॉडी में ओनली सेल मेम्ब्रेन रहता है। ये सेल है, ये हो गया उसका न्यूक्लियस, ये खाली ऐसे राउंड होकर रहेगा, उसके चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन
पतला सा मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगा, लेकिन प्लांट में सेल वॉल रहेगा। अगर तुम प्लांट को ऐसे करके उंगली करोगे तो तुम्हारा उंगली ही टूट जाएगा, उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके चारों तरफ एक थिक वॉल है जिसकी वजह से वो स्ट्रिक्ट होके खड़ा हुआ है। तो जितना भी टाइप ऑफ आंधी तूफान, ये जो आउटर एनिमल सब आके जो उसको खाएंगे, तो ये सारी चीजों से वो अपने आप को बचाता है। इसको ही बोला गया सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो वक्त के हिसाब से चीजों को क्या करना चाहिए, इवॉल्व करने की वजह से ही एनिमल सर्वाइव करता है। अगर जो एनिमल सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को नहीं टेकल कर पाया, वो एनिमल अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है, वो विलुप्त हो गया। समझ में आ गया? तो सेल वॉल मतलब ये क्या से बनता है, ये सेल्यूलोज से बनता है। सेल्यूलोज एक थिक मटेरियल रहता है, एक हार्ड मटेरियल रहता है, सेल्यूलोज से बनता है प्लांट का सेल वॉल, ठीक है। और ये क्या है, प्लाज्मोलाइसिस। अभी देखो प्लाज्मोलाइसिस होता क्या है, सेल वॉल में और एक टर्म दिया गया है एनसीईआरटी में, प्लाज्मोलाइसिस। ये क्या होता है कि श्रिंकनिंग ऑफ द साइटोप्लाज्म सो वाटर लॉस। देखो इसमें पानी लॉस कैसे होता है, थिक वॉल आ गया, चारों तरफ एक पूरा थिक वॉल है जिसके थ्रू में वाटर वो बाहर फ्लो नहीं कर पाएगा, तो वो क्या करेगा, अपना साइटोप्लाज्म को श्रिंक कर दिया। श्रिंक करने से क्या होगा, जितना भी वाटर था उसके बॉडी से वो बाहर निकल के चला गया थ्रू सेल वॉल। हो गया, इसको ही बोला जाता है प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस में अपना साइटोप्लाज्म को वो श्रिंक कर देगा, जिसकी वजह से उसका वाटर बाहर निकल के चला जाएगा। तो यही था प्लाज्मोलाइसिस और सेल वॉल के बारे में। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में। तो साइटोप्लाज्म होता क्या है, देखो साइटोप्लाज्म अगर मैं समझाऊं तो ह्यूमन बॉडी में जैसे ब्लड काम करता है, ब्लड का काम क्या है कि ऑक्सीजन कैरी करना और फिर फूड मटेरियल को इधर से उधर ट्रांसफर कराना, इस टाइप का ही काम रहता है साइटोप्लाज्म का। यही काम नहीं रहता है, इस टाइप का काम रहता है। मैं एक एग्जांपल से तुम्हें रिलेट करने का कोशिश कर रहा हूं, तुम समझो। साइटोप्लाज्म क्या होता है कि प्लांट के सेल में, ये है प्लांट है, उसके सेल में चारों तरफ एक लिक्विड फ्लोट होते रहेगा, ठीक है। इसके ऊपर ही जितने भी सारे है, न्यूक्लियस है, गोल्गी बॉडी है, राइबोसोम है, लाइसोसोम, ये सारी चीजें उसके ऊपर फ्लोट होते रहेगी। इमेजिन एक बीकर है, उसमें पानी रखा हुआ है, पानी में तुम न्यूक्लियस डाल दिए, साइटोप्लाज्म डाल, ये सारी चीजें तुम न्यूक्लियस डाल दिए, माइटोकॉन्ड्रिया डाल दिए, गोल्गी बॉडी, ये सारी चीजें तुम डाल दिए, तो वो एक बीकर में जो रहेगा लिक्विड, वही लिक्विड पार्ट को ही साइटोप्लाज्म बोला जाता है। इसका काम क्या है, देखो माइटोकॉन्ड्रिया खाना बनाएगा, न्यूक्लियस तक वो लेके जाएगा, इंफॉर्मेशन कैरिड आउट करेगा, तो ये सारा काम रहता है साइटोप्लाज्म का, ठीक है। तो एक टाइप का कनेक्टिव फ्लूइड लिक्विड रहता है। देखो मैं यहाँ पर लिखा हूं, प्रेजेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहता है, ऊपर जो पतला जो थिन लेयर रहता है, उसके अंदर ही क्या प्रेजेंट रहता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहता है। तो ए फ्लूइड कंटेनिंग इनसाइड द सेल, ये एक लिक्विड रहता है जिसके थ्रू में क्या होता है कि चारों तरफ इंफॉर्मेशन और फूड का आदान प्रदान करता है साइटोप्लाज्म। तो यही था इतना। सेल मेम्ब्रेन समझ में आ गया, सेल वॉल क्या है समझ में आ गया, साइटोप्लाज्म क्या है समझ में आ गया। अभी हम नेक्स्ट क्लासेस में देखते हैं पार्ट 2 में कि न्यूक्लियस क्या होता है, राइबोसोम क्या होता है, गोल्गी बॉडी, ये सब चीज का काम कैसे होता है और ये सब चीज ऑपरेट कैसे होते हैं एक सेल के अंदर। तो आई होप ये सारी चीजें तुम्हें समझ में आ गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।